हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास अमीन्स। देखो, अमीन्स छोटा सा टॉपिक है, बट जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं या हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, लाइक एचटेट हो गया, हमारे पास एचटेट पीजीटी हो गया, ठीक है। एचटेट पीजीटी में तो अमीन से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस बार तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो अमीन से 4 से 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं अदर, लाइक जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, उसके अलावा मास्टर कैडर है, ये सभी में क्या होता है, अमीन्स टॉपिक का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। देखो, अमीन्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 1 डेढ़ घंटे की क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस कर देंगे, जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अमीन्स होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। अमीन्स होते क्या हैं तो सब हम देखेंगे, उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने एचटेट पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, केमिस्ट्री A to Z। और वहाँ पे आपको काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे क्या मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एचटेट पीजीटी के लिए, या जितने भी हमारे पीजीटी एग्जाम्स हैं, मास्टर कैडर का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, अमीन्स वाला पूरा टॉपिक हमने डिस्कस करना है, और आप लोगों ने ये प्रॉपरली इस लेक्चर को सुनना है और समझना है। क्वेश्चन आपके सेकंड्स में सॉल्व होंगे, एग्जाम में आप देखोगे क्वेश्चन, और आपका अमीन्स का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। बस आपने क्या करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। अब देखो, हमारे पास अमीन्स होते क्या हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अमीन्स होते क्या हैं, ये होते हैं हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स। जैसे देखो, अब NH3 क्या होता है हमारे पास, अमोनिया। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, RNH2। इसको हम बोलेंगे क्या, अमीन। उसके फिर से एक हाइड्रोजन हटाया, R ग्रुप लगाया, तो हमारे पास बन जाएगा RNHR। फिर से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और R ग्रुप लगाया, तो इस तरह का हमारे पास क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। अब जो अमीन्स होते हैं हमारे पास, वो 3 तरह के होते हैं। ये एक होते हैं 1 डिग्री अमीन, एक होता है 2 डिग्री अमीन, और एक होते हैं हमारे पास 3 डिग्री अमीन। देखो, डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं अमीन्स की, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं। जैसे देखो, CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। अगर मैं ऐसा स्पीशीज लूँ, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। सॉरी, अमीन्स की क्या डिग्री हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद देखो, अगर नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3 डिग्री अमीन्स। तो हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब देखो, इस टॉपिक में हम कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट, और एक हम पढ़ेंगे कार्बाइल अमीन टेस्ट। ये कार्बाइल अमीन तो बहुत ही फेमस टेस्ट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट देखेंगे, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था अमीन्स वाले टॉपिक को। तो यहाँ पे आपको बुक में भी यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि अमीन्स क्या होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। जैसे देखो, ये मेरे पास एनिलीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, तो इसको भी हम 1 डिग्री अमीन में ही काउंट करते हैं, इसको भी हम 1 डिग्री अमीन में ही काउंट करते हैं। तो पहले पेज में आपको NCERT में यही कुछ समझाया हुआ है कि अमीन्स होते क्या हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स कैसे हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, अमीन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे देखो, आप अमोनिया मान लो, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और 3 यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल शेप होती है इनकी। कौन सी शेप होती है, पिरामिडल शेप होती है। अब जितने भी अमीन्स हैं,
उसमें भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स ही फॉर्म करता है। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 ने बॉन्ड बना दिए तो 2 लोन पेयर की फॉर्म में रह जाते हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के कारण जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जो अमीन्स होते हैं हमारे पास वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये बेसिक नेचर का क्या मतलब होता है, वो वाले स्पीशीज जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकें, वो वाले स्पीशीज जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं अमीन्स। बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को। ठीक है, ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनका नेम हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखो बहुत ही आसान है नेमिंग, अगर हम बात करें तो अगर आप एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे देखो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे आप कार्बन काउंट करो कितने हैं, 2 कार्बन है, 1 और 2। 2 के लिए की यूज़ करते हैं हम इथेन और इथेन अमाइन। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, इथेन अमाइन। 2 कार्बन के लिए हमने यूज़ किया इथेन, और अमाइन फंक्शन ग्रुप है तो हम यूज़ करेंगे अमाइन। और यहाँ पे जो ई के बाद ए नहीं आता, ठीक है ना, ई के बाद ए नहीं आता, तो यहाँ पे इथेन अमाइन ऐसा नाम हो जाएगा इसका, इथेन अमाइन। नेक्स्ट देखो हमारे पास अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है, अगर हमने इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज़ करेंगे हम प्रोपेन अमाइन। चलो ये होता है हमारे पास 1 डिग्री अमीन्स का नेमिंग। ये 1 डिग्री अमीन्स का कैसे नेमिंग करते हैं वो आप लोग को ईजिली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री अमीन्स की। ये 2 डिग्री अमीन्स की, जैसे ये वाला कंपाउंड लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो हम दोनों कार्बन एटम को मेन चेन में ले नहीं सकते, ठीक है, दोनों कार्बन एटम को मेन चेन में नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन को तो मेन चेन में ले लेते हैं और एक को एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको मेन चेन में ले लिया, एक इसको, ठीक है, तो अब हम इसका नेम कैसे करेंगे, एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, मिथाइल अटैच है, तो इसको लिखेंगे एन मिथाइल। एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, मिथाइल, जिसको हमने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, और बाकी एक कार्बन बचा, इसके लिए क्या लिख देंगे, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। नहीं समझ आया, कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाएगा। जैसे ये बार मेरे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन का है यहाँ पे सेट और यहाँ पे एक कार्बन, तो 2 कार्बन वाले को तो हम मेन चेन में ले लेंगे और बाकी जो पार्ट है इसको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो एन पे क्या है, मिथाइल है, एन पे क्या है, मिथाइल है, और साथ में क्या है, 2 कार्बन है, इथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो ये भी नहीं समझ आया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो स्टूडेंट्स आप, देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्टली सॉल्व कर पाते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे देखो मेन चेन में तो ये आ जाएगा 1 2 3 में 3 कार्बन है, और एन के ऊपर क्या अटैच, अब एन के ऊपर 2 कार्बन अटैच है, मतलब एन के ऊपर इथाइल अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल। 3 कार्बन है मेन चेन में, प्रोपेन अमाइन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अमीन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास अगर हम बात करें 3 डिग्री अमीन्स की, 3 डिग्री अमीन्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें मेरे पास क्या है, एक 3 डिग्री अमीन है, तो देखो इनमें से हम किसी एक को, में सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे, एक को तो मेन चेन में ले लेंगे और बाकियों को क्या लेंगे, एज सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। एक को हम मेन चेन में ले लेंगे, बाकियों को एज सब्स्टिट्यूएंट। तो एन पे क्या है, मिथाइल अटैच है, तो हम लिखेंगे एन कॉमा एन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल अटैच है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और एक कार्बन है तो हम आगे लिख देंगे मीथेन अमाइन। चलो अगर ये नहीं समझ आया नेक्स्ट देखो, CH3 नाइट्रोजन, यहाँ पे मैंने CH2 CH3 अटैच कर दिया और यहाँ पे CH3। तो ध्यान से समझो, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी वो 2 कार्बन एटम होगी, तो इनको हम मेन चेन में ले लेंगे,
बाकी दो नाइट्रोजन के ऊपर जो मिथाइल है उनको एज सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल, बिकॉज ये वाले दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं इथेन अमाइन। ये क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ये हमने बात की IUPAC नेमिंग की। जैसे देखो यहाँ पे पहले का नाम इथेनमाइन कैसे होता है समझ लिया हमने। ये दूसरे का नाम प्रोपेनमाइन हो जाएगा, जब प्रोपेन वन लगाना कंपलसरी नहीं होता, आपकी इच्छा है। उसके बाद देखो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 1 डिग्री है, ये भी हमारे पास 1 डिग्री है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। मेन चेन में कितने 3 कार्बन आ जाएंगे, तो 2 पे क्या है अमाइन है, प्रोपेन 2 अमाइन क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखो हमारे पास 2 डिग्री अमीन है। नेक्स्ट जो 4th एग्जाम्पल है, ये 1st, 2nd, 3rd, ये 4th एग्जाम्पल है। 4th वाला 2 डिग्री है, तो हम यहाँ पे इसको तो मेन चेन मान लेंगे 2 कार्बन को, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है मिथाइल, तो N मिथाइल इथेनमाइन क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 3 डिग्री का है, और ये वाले सारे एग्जाम्पल आपने अपने एंड पे सॉल्व करने, ठीक है। ये वाले सारे एग्जाम्पल आपने अपने एंड पे सॉल्व कर लेने। उसके बाद देखो कुछ हम कॉमन नेम्स याद कर लेते हैं। कुछ कॉमन नेम्स भी हमने क्या करने हैं, याद कर लेने। कॉमन नेम्स में क्या होता है, जैसे एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसो वर्ड। इसका IUPAC नेम तो आप लिख सकते हो प्रोपेन 2 अमाइन, बट अगर इसका हमने कॉमन नेम लिखना हो तो आप सभी को पता है कि जब हमारे पास एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल होते हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। 3 कार्बन है प्रोपाइल अमीन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा हमारे पास आइसो प्रोपाइल अमीन। उसके बाद देखो ये वाला कवर कर दिया, और लास्ट में अलाइल अमीन है। अलाइल क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन इससे कोई ग्रुप अटैच हो, इसको हम बोलते हैं अलाइल अमीन। उसके बाद ये वाला आप कर सकते हो एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच हो जाता है, इसको एनिलीन बोलते हैं। IUPAC में भी इसको एनिलीन ही हम बोल सकते हैं। हाँ, अगर इसका और नेम करना हो तो इसका नेम कर सकते हैं बेंजीन अमीन, बट ई हटा देंगे तो बन जाएगा बेंजामीन, बेंजीन अमीन। बस ई हटा दिया तो बेंजीन के ऊपर अमीन लगा हुआ है, सिंपल। बट इसको हम कॉमनली IUPAC में भी एनिलीन ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन नेमिंग में जब NH2 के साथ क्या लगा हो, CH3 ग्रुप लगा हो, तो इसको हम बोलते हैं टॉलिडीन। क्योंकि आपस में ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोटॉलिडीन। अगर ये पैरा मेटा पे लगे होते आपस में ऐसे तो इनको हम बोलते मेटाटॉलिडीन। अगर ऐसे लगे होते NH2 यहाँ पे CH3, तो ये पैरा पे लगे हुए हैं तो इसको हम बोल देते पैराटॉलिडीन। IUPAC आप इनका कर सकते हो, IUPAC आप इनका कर सकते हो, ठीक है। साइड में ये वाले IUPAC हैं और जो लेफ्ट में दिए हैं वो कॉमन नेम्स हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये वाला भी आप कर सकते हो अपने एंड पे। ये वाला देख लो लास्ट वाला, यहाँ पे देखो N के ऊपर क्या है 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे N, डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। हाँ, एनिलीन की जगह हम बेंजामीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेंजामीन यूज़ कर लो चाहे एनिलीन यूज़ कर लो, दोनों ही IUPAC नेम्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अमीन्स का नॉमेनक्लेचर पहली बार सीखा है वो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। चलो एक होमवर्क लिख लो जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ये होमवर्क है आपका जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। ये वाला कंपाउंड है, इसका आपने क्या करना है नॉमेनक्लेचर करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। कैसे हम क्या कर सकते हैं अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रेपरेशन को मैं शॉर्ट में MOP लिख देता हूँ। अब बस इतना लॉजिक लगाओ कि अगर हमने अमीन बनाना है तो नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड बनाने होंगे, अमीन बनाने हैं तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स बनाने हैं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप सोचो जिनमें अमीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें NH2 ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है। कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आता है
कि सर नाइट्रो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जैसे हमारे पास अमाइड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एक मेरे माइंड में आ रहा है साइनाइड, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एक मेरे माइंड में आ रहा है आइसोसाइनाइड, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इन्हीं से क्या करेंगे हम, अमीन्स को प्रिपेयर करेंगे। तो इन्हीं से क्या करेंगे हम, अमीन्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। पहला तो हमारे माइंड में आना चाहिए कौन कौन से फंक्शन ग्रुप से हम अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये वाले फंक्शन ग्रुप्स का मैं क्या कर दूंगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे ना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो उससे क्या मिल जाएगा, जैसे RnO2 है, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन हटेंगे H लग जाएंगे, RnS2 बन जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन होकर CH2 बन जाएगा, तो भी अमीन बन जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, अमीन बन जाएगा। तो ये हमने लॉजिकली सॉल्व कर लिया कि हम जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनका रिडक्शन करके अमीन्स का क्या कर सकते हैं, प्रेपरेशन। अब तो हमने क्या याद करनी है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। बस हमारा टॉपिक क्या है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्या बना लें, अमीन्स का प्रेपरेशन कर लें। बस देखो इतना इजी हो जाएगा। अभी जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे आप लोग को बस उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखो पहला जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन होता है वो नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से देखेंगे। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं हम, जैसे H2 प्लेटिनम हो गया, ये तो हम यूज़ करते हैं ना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, ये हमारे पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हटना NH2 लगना। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन। उसके बाद सेकंड देखो, या तो हम टिन के साथ मेटल के साथ HCl यूज़ कर लें। जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से होता है तो क्या बनता है, टिन मेटल है, आयरन मेटल है, मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन जो निकलती है वही क्या काम करती है, रिडक्शन का। तो मेटल प्लस HCl ले लो, टिन प्लस HCl, या आयरन प्लस HCl ले लो, तब भी NO2 का रिडक्शन हो जाएगा NH2 के अंदर। बोलो बच्चों, क्या आप लोग को ये रिएक्शन साथ याद हो रही है या नहीं। बट फिर भी हम क्या करते हैं, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, मतलब आयरन और HCl की रिएक्शन हम प्रेफर्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है बुक में, कि जो हमारे पास जब हम रिडक्शन करते हैं ये उसके बाद हमारे पास साथ में जो प्रोडक्ट बनता है FeCl2, साथ में जो प्रोडक्ट बनता है FeCl2, उसका क्या हो जाता है, फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज्ड। जो हमारे पास FeCl2 बनता है वो क्या होता है, फर्दर हाइड्रोलाइज होता है, मतलब पानी के साथ रिएक्शन करने पे फिर से HCl दे देता है। तो रिएक्शन में HCl की जो हमें क्वांटिटी चाहिए होती है वो कंटिन्यूसली बनती रहती है। तो इसलिए जो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर लेना पड़ता है। जस्ट एक बार ले लिया, बाद में तो खुद से ही रिएक्शन में क्या होता है, बनता रहता है। इसलिए हम आयरन प्लस HCl को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास इस रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये अमोनोलिसिस रिएक्शन, ये अमोनोलिसिस में क्या होता है हमारे पास, हम इसे अमीन की रिएक्शन, ठीक है, हम क्या करते हैं, अमीन्स की रिएक्शन, जैसे अमोनिया ले लिया, अमोनिया की रिएक्शन सबसे पहले करेंगे अल्काइल हैलाइड से। अमोनिया की रिएक्शन किससे करेंगे, अल्काइल हैलाइड से। तो होगा क्या, इस रिएक्शन का बस एक ही रूल है, आपने हाइड्रोजन हटाना है, R ग्रुप लगाना है। जो नाइट्रोजन का डेरिवेटिव है यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, और जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड का R वाला पार्ट होगा वो लगा देने। तो बनेगा क्या, RnH2। ये फिर से मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवा दी। अब मैंने R-X ले लिया, तो क्या होगा हमारे पास, अमीन का हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे R ग्रुप लग जाएगा, RnH, हाइड्रोजन हटाया और अल्काइल हैलाइड का R- वाला पार्ट लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास फिर से हमने करवाया R-X से रिएक्शन, तो क्या होगा, फर्दर हाइड्रोजन हटेगा और R ग्रुप लग जाएगा, RnR- और एक क्या लग जाएगा, R-। ठीक है, इस तरह से फिर आगे तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो फिर ये क्या कर सकता है,
ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है इस तरह से। तो ये अमीन ही हुआ, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो आपने बेसिकली ध्यान क्या रखना है इस रिएक्शन में, जब भी हम अमीन्स की रिएक्शन कैसे करते हैं, अमीन्स की रिएक्शन करते हैं विद अल्काइल हलाइड, तो हमारे पास क्या बनते हैं, वेरियस अमीन्स बनते हैं। पहले 1 डिग्री बनता है, फिर 2 डिग्री बनता है, फिर 3 डिग्री बनता है, ऐसे हमारे पास चलता रहता है। क्लियर है? तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी एक बार आप ध्यान रख लेना कि इस रिएक्शन में हम करते क्या है। अब देखो इस रिएक्शन की एक फीचर होता है, अगर हम अल्काइल हलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ, अगर हम अल्काइल हलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ और अमोनिया ले लिया हमने एक्सेस में, मतलब अमोनिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमने ले लिया, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन का ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मतलब रिएक्शन है जो 1 डिग्री अमीन पे ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये एडिशनल फीचर था इस रिएक्शन का जो आपने ध्यान रखना है। तो बस ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, अमोनोलिसिस रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल मतलब साइनाइड्स बोल दो चाहे नाइट्राइल बोल दो, एक ही बात है। इसके लिए जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, या तो होगा H2 के साथ निकल, या तो ये वाला रिएजेंट यूज़ कर लो, या सोडियम अमलगम के साथ इथेनॉल यूज़ कर लो। तो ये 2 रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई एक करेंगे एट अ टाइम, बट ये 2 पॉसिबल है। तो होगा क्या, कुछ नहीं है, हमारे पास डबल बॉन्ड तोड़ेंगे 2, तो यहाँ पे HH लगा देंगे, यहाँ पे HH लगा देंगे, तो बनेगा क्या, RCH2NH2। रिडक्शन ही तो करा है, ठीक है ना। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकते हैं, H2 निकल भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे देख लो, साइनाइड है, चाहे इसकी रिएक्शन करवा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, चाहे आप करवा दो H2 निकल से, चाहे आप करवा दो सोडियम अमलगम इन इथेनॉल, तो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में एक खास बात होती है, जब हम रिएजेंट है जो सोडियम अमलगम के साथ इथेनॉल लेते हैं, तो इस रिएक्शन का फेमस नेम होता है मेंडिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन। तो ये वाला एडिशनल पॉइंट है, जब हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं सोडियम अमलगम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। ये स्टार पॉइंट है, आप इसको डेफिनेटली नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, हम अमाइड का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। बट अमाइड के लिए हम सिलेक्टिवली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जो हमारे पास अमाइड्स होते हैं उनकी रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कुछ नहीं है, सेम कार्बन एटम का हमारे पास अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अगर हम और क्वेश्चन डिस्कस करें, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। ये बेंजीन रिंग के साथ लगा अमाइड है, तो बेंजामाइड बोलते हैं इसको। इसकी अगर हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और साथ में वाटर ले लेंगे, तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। सेम कार्बन एटम का क्या बन जाएगा, अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अमीन। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो चुका है। तो अभी तक हमने 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखे हैं। पहला नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन, उसके बाद हमने देखा नाइट्राइल्स का रिडक्शन, अमाइड्स का रिडक्शन, और एक हमने अमोनोलिसिस रिएक्शन को डिस्कस किया। उसका यहाँ पे जो नाइट्रो कंपाउंड्स में मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बताता हूँ। जैसे अगर आपने CH3 CH2NO2 ये नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, के बाद में हम वाटर ले लेते हैं, तो इसका भी रिडक्शन हो जाता है किसमें, अमीन में। जैसे अगर आपने RNO2 का रिडक्शन किया सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी RNH2 बन जाएगा, मतलब रिडक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशल केस क्या होता है, जब स्पेशल रिएक्शन होती है, जब हम रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का, जब हम किसका रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का
इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, कपलिंग रिएक्शन। तो हमारे पास डाई एजोबेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का हमारे पास एजो लिंकेज वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये वाली स्पेशल रिएक्शन है, ये मैं आगे भी कवर करूंगा इसको दोबारा से। तो यहाँ पे एजो कंपाउंड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। कि जब भी एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज होती है, इसको हम बोलते हैं डाई एजो लिंकेज। तो ये वाला पॉइंट आप लोग स्पेशल ध्यान रखना कि जब नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। इसको आगे मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा जब नाइट्रो कंपाउंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। बहुत ही इजी रिएक्शन है। एक क्वेश्चन को कैसे सेकंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम इस रिएक्शन के थ्रू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहली बात मुझे ये बताओ आप लोग, ये कंपाउंड क्या होता है, ये वाला कंपाउंड क्या होता है जब बेंजीन के सी डबल बॉन्ड OOH मतलब एसिड ग्रुप्स आपस में अटैच होते हैं, तो इसका नाम होता है हमारे पास थैलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, थैलिक एसिड। ये स्पेलिंग में भी गलत हो सकते हैं बट कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। अब अगर हम यहाँ से पानी को निकाल दें, यहाँ से हम पानी को निकाल दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या बोलेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। कुछ इस तरह का हमारे पास क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हम अमाइड लगा दें, NH लगा दें, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, ऐसा, ठीक है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं थैलीमाइड, ठीक है ना, थैलीअमाइड। ये ईमाइड बोलते हैं इसको भी, आई से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या मीनिंग होता है, जैसे देखो सी डबल बॉन्ड O की तरफ NH2 लगा होता है, इसको तो हम अमाइड बोलते हैं। बट अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड O बीच में NH हो, इसके अगल बगल में सी डबल बॉन्ड O, मतलब NH के दोनों तरफ क्या लगा हो, सी डबल बॉन्ड O लगा हो, इसको हम बोलते हैं ईमाइड। तो जब भी इस रिएक्शन का नाम होता है तो हमारे पास यहाँ पे ईमाइड होता है, देखो आई से स्टार्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो अभी तक हमने देखा थैलिमाइड होता क्या है, तो थैलिमाइड की आगे रिएक्शन होगी, कैसे होती है रिएक्शन वो समझते हैं हम। हमारे पास थैलिमाइड लेते हैं, ये वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं थैलिमाइड। इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, थैलिमाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन पहले स्टेप पे हम बेस से करवाते हैं, एक किसी भी बेस से करवा लो। बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो एसिडिक वाला है, मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस स्टेप के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी किसी अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी अल्काइल हलाइड के साथ। तो अल्काइल हलाइड के साथ अब जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन का नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और एक्स नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करता है, SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। तो इस नाइट्रोजन और इस R' में क्या बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N के साथ क्या अटैच हो जाता है, R अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। देखो हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, जैसे ये सी डबल बॉन्ड ONH, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस में हम H+ और OH- को ऐड करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H+ और OH- को हमने ऐड करना होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, मतलब इसको OH दे दो और नाइट्रोजन को H दे दो। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे कार्बन को OH दे दो, नाइट्रोजन को H दे दो। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ध्यान से समझो। यहाँ पे बेंजीन रिंग, फिर सी डबल बॉन्ड OOH, सी डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और साथ में जो प्रोडक्ट बना है मेन RN, और N के साथ क्या अटैच हो गई, दो हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो RNH2 का क्या हो रहा है, साथ में फॉर्मेशन हो रहा है।
तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास अमीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और अमीन भी कौन सा है, जनरली इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री अमीन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर डैश आएगा, बिकॉज एन और आर डैश में बॉन्ड बना था। यहाँ पे भी आर डैश कर देता हूँ और यहाँ पे भी आर डैश कर देता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ से इस रिएक्शन से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हमें 1 डिग्री अमीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। अब इस रिएक्शन के हमने शॉर्ट ट्रिक समझनी है। देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, हमारे पास थैलामाइड होगा। ये थैलीमाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, ठीक है। पहले स्टेप में आपको दिया होगा बेस, दूसरे स्टेप में दिया होगा आपको अल्काइल हलाइड, और थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अब इस रिएक्शन का आपको याद होना चाहिए कि इसमें बनता क्या है, अमीन। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, अमीन। अब देखो जो अल्काइल हलाइड का आर वाला पार्ट होता है, अल्काइल हलाइड का आर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आर डैश है, तो आर डैश के साथ ही 1 डिग्री अमीन का क्या कर दो, फॉर्मेशन कर दो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया ट्रिक, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास थैलीमाइड था, उसकी रिएक्शन पहले बेस से करवाई, सेकंड स्टेप में हमने इथाइल क्लोराइड के साथ करवाई, और थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, अमीन बनेगा। तो जो यहाँ पे अल्काइल हलाइड में ये वाला पार्ट है आर, इसके साथ ही क्या लगा दो, अमीन लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम ऐसा कोई लेते रिएक्शन, पहले स्टेप में बेस लेते हैं, सेकंड स्टेप में मैंने ये वाला कंपाउंड लिया होता, ये वाला, ठीक है ना, और थर्ड स्टेप में ले लिया हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला आर पार्ट है इसके साथ ही क्या लग जाएगा, अमीन, मतलब Cl हटेगा, NH2 लग जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो फोर्थ स्टेप, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में क्या लिया, बेस लिया, फिर मैंने रिएक्शन करवाई, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ। देखो यहाँ पे सिंपली साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लिया मैंने, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, और थर्ड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे नो रिएक्शन लिख दो। क्यों लिख दो, बिकॉज हमारे पास जो पहले स्टेप में बेस के साथ रिएक्ट होने के बाद N के ऊपर नेगेटिव बनता था। अब N नेगेटिव इस अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता था, SN2 मैकेनिज्म शो करता था, और N और R डैश में क्या बनता था, बॉन्ड। बट जो क्लोरोबेंजीन होता है ये SN2 शो ही नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। इसकी वजह से हम यहाँ से Cl हटा के एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो हम फाइनल प्रोडक्ट सोच रहे थे एनिलीन, वो नहीं बनता, बिकॉज जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन SN2 शो नहीं करता। क्लोरोबेंजीन जो है हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर SN2 शो नहीं करता। क्लियर है। तो जो स्पीशीज SN2 शो कर सकते हैं वही क्या करेंगे, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब देखो पेपर में तो इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपने अगर ये क्वेश्चन समझ लिए तो इस टाइप का इजी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। जो अल्काइल हैलाइड में आर वाला पार्ट होगा उसका अमीन बना दो, वही क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। जितने कार्बन एटम हमारे आर वाले पार्ट में होंगे, अल्काइल हैलाइड में होंगे, उतने ही कार्बन एटम फाइनल अमीन में होंगे। या तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्काइल हैलाइड will appear in फाइनल अमीन। तो ये क्या है, इस रिएक्शन की हमारे पास स्पेशल पॉइंट है। तो ये हमने पूरी रिएक्शन को डिस्कस किया है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस को। आई होप आप लोग को ये वाली रिएक्शन समझ आ चुकी होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसको मैं शॉर्ट में HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन बोलता हूँ। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, देखो नाम से क्लियर है, हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, और जो यहाँ पे ब्रोमीन होता है ब्रोमामाइड, अमाइड की रिएक्शन होगी। ब्रोमा मतलब ब्रोमीन की प्रेजेंस में, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, कुछ हमारे पास कम होगा, कुछ हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, हम इसे अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं, यही लिखा भी हुआ है, मैं यहीं से समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, किसी अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन और बेस के साथ। किसके साथ करवानी है, ब्रोमीन और बेस के साथ। ठीक है, और बेस के हमने कितने मोल्स लेने हैं, बेस के हमने 4 मोल्स लेने हैं, ये स्पेशल ध्यान है कि बेस के कितने लेने हैं, 4 मोल्स लेने हैं। ठीक है, इसका मैं मैकेनिज्म आपको करके नहीं दिखा रहा बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रोमीन और 4 मोल बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो हमें ध्यान रखना है, जो यहाँ से C डबल बॉन्ड O है ये गायब कर दो और फाइनल अमीन हमारा बन जाएगा। जो C डबल बॉन्ड O है वो गायब कर दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल अमीन बन जाएगा। इस रिएक्शन में साथ में बनता है सोडियम कार्बोनेट, 2 मोल NaBr, 2 मोल H। वो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है कि यहाँ से जो अमाइड से अमीन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक कार्बन क्या क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, 1 कार्बन लेस, ये 1 कार्बन लेस क्या बनता है हमारे पास, अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जितने अमाइड्स में कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन कम का हमारे पास अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शन आप स्पेशली ध्यान रखना, और पीजीटी एग्जाम में ये बहुत बार क्या होती है, रिपीट होती है। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये मेरे पास बेंजामाइड है, इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड, इसकी रिएक्शन आ जाए ब्रोमीन बेस के साथ, ये ब्रोमीन प्लस बेस के साथ इसकी क्या आ जाए, रिएक्शन आ जाए। तो ये स्पेशल पॉइंट है कि बेस के हम 4 मोल्स लेते हैं, और अगर हो सकता है ये बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे याद कर लें। उसके बाद देखो, जैसे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, मैं एक और बता देता हूँ, जो ब्रोमीन बेस की जगह वो NaOBr भी दे सकती है, NaOBr। तो कन्फ्यूज नहीं होना, Br2 प्लस NaOH आपस में रिएक्ट करके NaOBr का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो Br2 प्लस बेस दे दे या NaOBr दे दे, सेम हमारे पास मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमने रिएक्शन की ट्रिक समझी है कि C डबल बॉन्ड O हटता है, और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एनिलीन हमारे पास हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आई थिंक ये वाला पार्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा, कैसे इसके बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखो एक दो क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, ये एक अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने सबसे पहले स्टेप में करवा दी, सपोज करो KCN के साथ। जो प्रोडक्ट बना A, उसकी मैंने क्या करवा दी, हाइड्रोलिसिस करवा दी। ये हाइड्रोलिसिस भी कौन सी करवाई है, पार्शियल। ये पार्शियल मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया आपके लिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट B बन गया। अब जो प्रोडक्ट B बना है हमारे पास, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है ब्रोमीन प्लस बेस के साथ। ब्रोमीन प्लस बेस के साथ प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है, C बना है। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि प्रोडक्ट A, B एंड C हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो KCN है उससे क्या आएगा, CN माइनस आएगा, जो हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और सामने क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, Cl हटेगा, साइनाइड लगेगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट A बनेगा हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा, CH3 CH2, और साथ में साइनाइड जाके अटैच हो जाएगा। जब हम साइनाइड को ओपन अप करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। और आप लोग को मैंने एक बात बता रखी है, जब भी हम साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं पार्शियल, ये तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमारे पास अमाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अब क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो हम पार्शियल करवा के इसका क्या बना देंगे, अमाइड बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। अब ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट B बन गया।
और ये था। अब जो बी प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शन हमने करवाई है ब्रोमीन प्लस बेस के साथ, मतलब कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल अमीन। ये तो फाइनल हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बन चुके हैं और आप लोग को बस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोग को सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन क्लियर हो चुके होंगे। और जो लास्ट दो हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन तक तो क्लियर हो चुका होगा और जो हमने क्वेश्चन किया है इसकी भी क्लैरिटी हो चुकी होगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ये कन्वर्जन है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है ना। तो आप लोग अगर ये कन्वर्जन ट्राई करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। तो इनके सोल्यूशन भी मैंने आपको साथ ही साथ क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना ये वाले जो क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, जो हम पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है हमारे पास, तो सबसे पहली होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहला पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा किसी कंपाउंड का, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट अगर हम ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स ले लें, अगर हम ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड्स के क्या ले लें, सिमिलर काइंड्स के मॉलिक्यूलर मास ले लें, तो अमीन्स में अगर हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट को, तो पहली कंडीशन तो सेम है, ठीक है। इफ फर्स्ट कंडीशन इज सेम, सेकंड हमने क्या चेक करना होता है, हमारे पास अगर 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, ठीक है, और 3 डिग्री अमीन है, तीनों का हम मान रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। हम बात कर रहे हैं जब मॉलिक्यूलर मास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है सबके, मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबके सेम है। तो ऐसा ऑर्डर क्यों आया, बिकॉज पहला पॉइंट हमने बॉइलिंग पॉइंट का मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बट अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो हम देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है। जो 1 डिग्री अमीन है उसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इधर को जाने पे एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एच बॉन्डिंग का एक्सटेंट डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आता है, प्राइमरी का, फिर हमारे पास सेकेंडरी का और फिर टर्शियरी का, प्रोवाइडेड जो अमीन्स ले रहे हैं हम उनके मॉलिक्यूलर मास क्या होने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। पहला फैक्टर हमेशा हम मॉलिक्यूलर मास ही चेक करते हैं। ये सेकंड फैक्टर में हम क्या देखते हैं, जो भी हमारा एडिशनल फैक्टर लग रहा है। नेक्स्ट देखो ये डाटा है, ठीक है ना, आप लोग 3 देखो, ये मेरे पास 4 कार्बन का अमीन है, ये भी 4 कार्बन का अमीन है, ये भी 4 कार्बन का अमीन है। पहले वाला हमारे पास 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 3 डिग्री है। ठीक है, इतना सबको आता है। कैसे हम देखते हैं, तीनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है क्योंकि सेम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट बॉइलिंग पॉइंट देखो 1 डिग्री वाले का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री वाले का, फिर 3 डिग्री वाले का। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉजिक है वो क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो सेम मॉलिक्यूलर मास का हमने अल्केन ले लिया, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास का अल्केन ले लिया और सेम मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल ले लिया। तो हमने देखा अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर मास है क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो अल्कोहल्स का मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमीन्स। इसका रीज़न क्या है हमारे पास, बिकॉज अल्कोहल्स में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन से साथ जुड़ा हाइड्रोजन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग फॉर्म करता है ना, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग।
तो जो भी हमारे लॉजिक्स होते हैं इनको मैं डाटा की हेल्प से भी क्या कर रहा हूँ, आपको वेरीफाई करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे बेसिसिटी को, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेसिसिटी में हमने क्या ध्यान रखना है, जो बेसिसिटी होती है लोन पे देने की टेंडेंसी होती है, लोन पेयर गिविंग टेंडेंसी। लोन पेयर देने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। कोई अपना लोन पेयर कितना जल्दी दे देगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। अगर हम कंपेयर करें, मेरे पास है एक मिथाइलामीन और एक है मेरे पास एनिलीन। दोनों में अगर हम कंपेयर करें, एक है मेरे पास मिथाइलामीन और दूसरा है एनिलीन, तो किसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे देखो, जो मिथाइलामीन है हमारे पास, उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, फ्री लोन पेयर है, मतलब कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ये डोनेट हो जाएगा, इसलिए ये वाला मोर बेसिक होगा। ये वाला लेस बेसिक क्यों है, बिकॉज हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का पार्ट है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर क्या है, लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल है, और लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए, इसलिए जो एनिलीन है वो क्या है, लेस बेसिक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आता है आपका बेंजाइल अमीन वर्सेस एनिलीन। तो बेंजाइल अमीन में देखो हमारे पास जब बेंजीनिंग होती है, फिर एक कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन, इस तरह का होता है हमारे पास बेंजाइल अमीन। अगर हम बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर डायरेक्टली लोन पेयर होता है। तो अगर इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर देखें, तो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा, जो बेंजाइल अमीन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फ्री लोन पेयर है या लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फ्री लोन पेयर है, तो इसलिए इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल है। बट एनिलीन में क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, इसकी वजह से डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिसिटी का कंपैरिजन आ जाएगा। उसके बाद देखो बेसिसिटी में, बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी केबी की वैल्यू होती है। केबी क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो बेसिसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी होती है। तो ध्यान से समझ लेना, आपसे क्वेश्चन अगर बेसिसिटी का पूछा है या केबी का पूछा है तो एक मीनिंग है, अगर आपसे ऑर्डर पीकेबी का पूछा है तो आपने ऑपोजिट ऑफ बेसिसिटी क्या करना है, आंसर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम छोटी छोटी क्या करते हैं क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, हम बेसिसिटी का ही कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगी, जो बेसिसिटी है वो लोन पेयर देने की टेंडेंसी है। अब जो लोन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होंगे, जैसे RnH2 है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, इसलिए नाइट्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इजीली क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। तो हम बेसिसिटी बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इसके बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास एनिलीन है, ये 4 कंपाउंड्स ड्रॉ करूंगा, इनकी हमने बेसिसिटी को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया OCH3 ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप, और यहाँ पे मैंने एज इट इज़ रहने दे दिया। तो आपने ट्राई करना है ABCD। चलो एक दो कंपाउंड्स और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे NH2, यहाँ पे हम लगा दिया Cl, तो इसको हम बोल देते हैं E। उसको बाद हमने कुछ इस तरह का कंपाउंड लिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया, और यहाँ पे हमने, चलो इतने E तक बहुत है कि इनका हमने क्या करना है, बेसिसिटी का कंपैरिजन करना है। तो क्या कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो ध्यान से समझो, जो NO2 होता है, ठीक है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, तो भी पैरा पे अटैच है तो इसका -M इफेक्ट होता है। जो OCH3 होता है इसका डायरेक्ट लोन पेयर है इसके ऊपर, तो इसका हम +M इफेक्ट कंसीडर करते हैं। जो CH3 होता है इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना, तो इसका +M तो लगेगा नहीं, बट इसका +H इफेक्ट लगता है, उसका यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं काम कर रहा। और Cl का हम क्या कंसीडर करते हैं, -I इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। अब देखो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा होता है, +M वाला,
तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, हमारे पास बी वाला कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास प्लस में कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, तो सी वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है माइनस आई माइनस एम वाले, वो क्या करेंगे, बेसिसिटी को कम करेंगे। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास डी वाला, बिकॉज डी वाला कम नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ई वाला, उसके बाद ए वाला। देखो ई और ए दोनों बेसिसिटी को कम कर रहे हैं, बट जो हमारे पास ए वाला है वो माइनस एम के थ्रू स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और ज़्यादा बेसिसिटी को कम कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑर्डर बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपकी जीओसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि अगर आपकी जीओसी स्ट्रॉन्ग है तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाते। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, ये बेसिसिटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री, ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स इन एक्वस मीडियम, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो अगर हमारे पास आर मिथाइल है, अगर हमारे पास आर मिथाइल है, तो यहाँ पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर आता है, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री अमीन, फिर हमारे पास 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और लास्ट पे अमोनिया। क्या मीनिंग है अभी समझाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर। याद कर लेना एज इट इज़, सेम क्वेश्चन आएगा। अगर हमारे पास आर इथाइल है, आर CH3CH2 ग्रुप है, तो इस केस में बेसिसिटी का ऑर्डर बनेगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट पे आ जाएगा अमोनिया। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आर इथाइल है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कंपेयर करना आएगा बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने एक्वस मीडियम को ही कंसीडर करना है। तो आपसे बोलेगा कि इन कंपाउंड्स का आपने बेसिसिटी कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है एक 1 डिग्री अमीन है, ये वाला 2 डिग्री अमीन है, ये वाला 3 डिग्री अमीन और लास्ट में अमोनिया है। और आर जो है, मतलब जो 7 ग्रुप अटैच है वो मिथाइल है। अगर आर मिथाइल है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ए वाला बेसिक हो जाएगा, ये सबसे पहले नंबर पे ये बेसिक होगा। उसके बाद 1 डिग्री वाला दूसरे नंबर पे ये, फिर 3 डिग्री वाला 3 ये, और फिर हमारे पास लास्ट पे क्या हो जाएगा, ये वाला बेसिक हो जाएगा। तो जो ये वाले इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं ये आप लोगों ने डेफिनेटली ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मेरे को लग रहा है मैक्सिमम चांस है कि जहाँ से जो बेसिसिटी है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बेसिसिटी का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट, इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन शो करते हैं, ओनली 1 डिग्री अमीन शो करते हैं। ये 1 डिग्री अमीन्स क्या करते हैं, इस टेस्ट को शो करते हैं। 1 डिग्री अमीन में चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों तरह के कंपाउंड्स क्या करेंगे, इस टेस्ट को शो करेंगे, कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसमें होता क्या है, हमारे पास 1 डिग्री अमीन होगा, या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक। इनकी हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ। यहाँ पे भी हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है आइसोसाइनाइड। बस आर के साथ क्या लगा देना है, आइसोसाइनाइड। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा देना है, आइसोसाइनाइड, इस तरह का। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और जो आइसोसाइनाइड बनता है इसकी होती है पंजेंट स्मेल, पंजेंट बोल दो या आप बोल दो फाउल स्मेल होती है इसकी, काफ़ी बदबूदार स्मेल होती है। अगर 1 डिग्री अमीन के अंदर हमने क्लोरोफॉर्म और बेस डाला और हमें बदबूदार स्मेल आई, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि 1 डिग्री अमीन क्या है, प्रेजेंट है। तो जो कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है ये किन का टेस्ट होता है, 1 डिग्री अमीन्स का टेस्ट होता है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी क्या होती है हमारे पास एक पंजेंट या फाउल स्मेल होती है। इसकी क्या होती है हमारे पास, पंजेंट या फाउल स्मेल। और इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स,
जो हमने कार्बाइल अमीन के बाद टेस्ट डिस्कस करना है, ठीक है, इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें हिंसबर्ग रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये बेंजीन है, ये एस डबल बॉन्ड सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। उसके बाद देखो ये किसके लिए यूज किया जाता है? टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। अब ये डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं वो भी सीख लो, हल्का साइड दे रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो आपको पता होना चाहिए पॉइंट कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अमीन 1 डिग्री लिया मैंने। अब 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन का एक H जाता है और यहाँ से Cl जाता है, तो HCl बाहर हो जाता है और नाइट्रोजन और इस सल्फर के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक H गया है, एक H बचा है। अब देखो नाइट्रोजन के पास एक H पड़ा है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा है इसके पास। तो जब भी इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, सॉल्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो ये वाला कंपाउंड है बेस के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन बेस। ये नेक्स्ट देखो हमारे पास 2 डिग्री अमीन हुआ। 2 डिग्री अमीन में कुछ इस तरह का केस आएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो यहाँ से भी HCl बाहर हो जाएगा। तो जो बनेगा स्पीशीज कुछ इस तरह होगा, RNR-, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड OPH, मतलब पहला कंपाउंड तो फॉर्म हो चुका है। बट ये बेस के साथ क्या होगा? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अब नहीं बचा, तो ये बेस के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन बेस। थर्ड देखो, अगर हमारे पास 3 डिग्री अमीन है तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन भी शो नहीं करता। तो हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया? जो हमारे पास पहला पॉइंट है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, उसके बाद 1 डिग्री के साथ कंपाउंड बना और जो कंपाउंड बना वो बेस के अंदर सॉल्युबल है। ये इस तरह से आप याद कर सकते हो। जो हमने रिएक्शन करवाया 1 डिग्री अमीन का, ठीक है, पहले कंपाउंड बना, कंपाउंड बेस के अंदर क्या था? सॉल्युबल। दूसरे में कंपाउंड तो बना, बेस के अंदर इनसॉल्युबल था। थर्ड वाला तो रिएक्ट नहीं किया। तो ये होता है हमारे पास सिंपल सा कौन सा टेस्ट, तो हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। पहले हमने डिस्कस किया कार्बाइल अमीन टेस्ट, अभी हमने डिस्कस किया हिंसबर्ग टेस्ट। इसके बाद देखो हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। एक दो रिएक्शन समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको स्लाइड से कवर कर दूंगा। जैसे हमारे पास जब भी किसी अमीन की रिएक्शन हम एक किससे करवाते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ, या हम ले सकते हैं HNO2, नाइट्रस एसिड भी ले सकते हैं, बिकॉज NaNO2 प्लस HCl मिलके HNO2 का ही फॉर्मेशन करता है। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो Rn2 पॉजिटिव होता है। अब ये Rn2 पॉजिटिव क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है। ये क्या होता है हमारे पास? डाइजोनियम सॉल्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, Rn ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है, जो N2 होता है ना, N2 केमिस्ट्री में बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो जो N2 होता है हमारे पास, N2 क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। N2 क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप, मतलब कोई भी आएगा N2 को हटा देगा। तो अब क्या होगा? N2 हट जाएगा, हमारे पास कटायन बन जाएगा, कटायन बन जाएगा, R पॉजिटिव कटायन बन जाएगा। और जो हमारे पास HCl होता है, ये एक्वस होता है, इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। पानी से क्या करेगा? R पॉजिटिव OH माइनस को एक्सेप्ट करके अल्कोहल बना ले। तो जब भी RnH2 अमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या HNO2 से होती है तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है? डाइजोनियम सॉल्ट का। फर्दर हमारे पास क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। देखो कैसे, जैसे अगर इसकी रिएक्शन आपको करवा दी जाए NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो पहले हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 N2 पॉजिटिव, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है N2, तो लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, इसके साथ पानी से क्या आएगा? OH माइनस,
तो फाइनली अल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होती है हमारे पास डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का फेमसली नाम होता है हमारे पास डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम सेम एनिलीन के साथ करें, ये 1 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। अगर हमने 1 डिग्री अमीन यहाँ पे लिया और उसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवा दी, या हमने HNO2 ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या बनता है, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसकी काफ़ी सारी हमारे पास क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना है, इसकी काफ़ी सारी क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। बस आप लोग को ध्यान क्या रखना है, जो N2 होता है वो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। N2 क्या होता है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो इसकी हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस पढ़नी है। हाँ, अगर हम बात करें, एक है हमारे पास सिंपल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिलेटिवली स्टेबल होता है। अगर हम ये हमारे पास 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बनाते हैं, मतलब कम टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल होता है। तो इसके हम क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन है, अब मैं उसको स्लाइड के थ्रू ही कवर करूँगा, बिकॉज इतनी रिएक्शन लिखने में टाइम लग जाएगा बट समझने में कुछ भी नहीं है। देखो हमारे पास ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, जब भी पॉजिटिव होता है उसके साथ स्टेबलाइज करने के लिए हम Cl नेगेटिव लगा देते हैं, बिकॉज कटायन को अनायन चाहिए होता है। तो देखो ये हमारे पास बीच में देख लो एक बार, जो बीच में पार्ट दिया है आपको, ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये हमें बनाना आ गया कैसे बनता है। अब इसकी वेरियस रिएक्शंस हैं। अगर हमने इसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड, कॉपर का क्लोराइड लिया और साथ में HCl, या कॉपर का ब्रोमाइड लिया साथ में HBr, या कॉपर का साइनाइड लिया HCN, तो क्लोराइड वाले से Cl आएगा, ब्रोमाइड वाले से Br आएगा, साइनाइड वाले से CN आएगा। N2 को हटाएगा Cl लगेगा, N2 को हटाएगा Br लगेगा, N2 को हटाएगा साइनाइड लगेगा। और इस रिएक्शन का फेमसली नाम क्या होता है, सैंडमेर रिएक्शन। सबने पढ़ी है बचपन में सैंडमेर रिएक्शन। उसके बाद देखो, अगर हमने सिंपल कॉपर के साथ HCl लिया, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड के साथ HCl था, अगर सिंपल कॉपर HCl ले लिया या कॉपर HBr ले लिया, तो HCl के केस में Cl लग जाएगा, Br के केस में Br लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन। करना कुछ भी नहीं है, N2 को बाहर करना है। कि यहाँ पे साथ में जो प्रोडक्ट बनता है हमारा N2 भी होता है, साथ में जो बाहर वाला प्रोडक्ट होता है वो N2 भी होता है। N2 लीव कर जाता है सब केसेस में, सब केसेस में क्या होता है, N2 लीव कर जाता है। तो 2 रिएक्शंस कवर होगी, गैटरमैन एंड हमारी सैंडमेर रिएक्शन। थर्ड देखो, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर इसकी रिएक्शन H3PO2 से करवाएं या 1 डिग्री अल्कोहल से करवाएं, या तो H3PO2 से करवा दो या इथेनॉल से करवा दो, तो ये N2 वाला पार्ट हट के बेंजीन बन जाता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है। इस बेंजीन ये वाले पार्ट का रिडक्शन हो जाता है, N2 हट जाता है, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। चाहे आप H3PO2 से करवा लो चाहे इथेनॉल से करवा लो, और इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उसके अलावा अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पानी से करवा दें, पानी से क्या आएगा, OH माइनस, N2 को हटाएगा OH लग जाएगा। अगर हम KI से रिएक्शन करवा दें, KI से रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, I माइनस आएगा, N2 को हटाएगा I लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं, जिसमें आयोडीन लगता है, इसको हम बोलते हैं CZ रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, CZ रिएक्शन। उसके बाद देखो, एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है हमारे पास। ये एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, जैसे हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करवाई, HbF4 से, ठीक है ना, HbF4 से करवाई, ठीक है। तो HbF4 से करवाई और साथ में हीट कर दिया, HbF4 से करवाई साथ में हीट कर दिया, तो हमारे पास फ्लोरीन लग जाता है। HbF4 के साथ रिएक्शन करवाई और साथ में हीट कर दिया, तो क्या बन जाता है, फ्लोरो लग जाता है। फ्लोरीन आया, फ्लोरीन लग गया, N2 को हटाया, और इस रिएक्शन का फेमसली नाम होता है पाल्ज शीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पाल्ज शीमन रिएक्शन। हाँ, अगर NaNO2 के साथ करवाएंगे हीट कॉपर के साथ, तो नाइट्रो बन जाएगा। ये कोई फेमस रिएक्शन नहीं है। तो ये इस स्लाइड के अंदर आपकी काफ़ी सारी रिएक्शंस क्या हो रही हैं, कवर हो रही हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है ना, बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम के अंदर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की क्या आती हैं, रिएक्शंस आती हैं। सारी रिएक्शंस को मैंने एक ही स्लाइड के अंदर क्या कर दिया, समराइज कर दिया। करना कुछ नहीं है, N2 को हटाना है और जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको चिपका देना है।
नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इन्हीं रिएक्शन को मैंने दोबारा से लिख रखा है। हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, उनकी सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। H3PO2 के साथ पढ़ ली हमने, कॉपर क्लोराइड, ये सैंड में रिएक्शंस हो। उसके बाद ये KI वाली रिएक्शन होगी, HBF4 वाली वाल शिमन होगी। ये कॉपर क्लोराइड या कॉपर के साथ HBr, ये गैटरमैन रिएक्शन होगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, जा मैं आप लोग को, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो इनकी स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा सारी। उसके बाद देखो, अगर हम कॉपर HNO2 ले लेंगे तो नाइट्रो बन जाएगा, वाटर ले लेंगे तो OH लग जाएगा, अल्कोहल ले लेंगे तो OR लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कपलिंग रिएक्शंस ये। और सबसे पहले जितने भी कपलिंग रिएक्शंस हैं, ये कपलिंग रिएक्शंस हैं, इनमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती है। जो भी कपलिंग रिएक्शंस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके HTET के अंदर, HTET PGT के अंदर पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ESR। ESR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे पास क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग पढ़ाता हूँ कैसे होती है। कपलिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। जैसे हमारे पास ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। मैंने कुछ इस तरह से क्या कर लिया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बना लिया। अगर हम लेंगे बेंजीन, तो बेंजीन का जो पैराहाइड्रोजन होगा, यहाँ से पैराहाइड्रोजन को हटाएंगे और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ पे इस तरह का स्पीशीज बन जाएगा। दिख रहा है आपको, सबको समझ आ गया होगा। अब अगर इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हमने एनिलीन के साथ करवा दी, तो एनिलीन का भी क्या करेगा, पैराहाइड्रोजन को ये वाला N2 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इस H को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो खुद N और इस कार्बन के अंदर क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, देखो पैरा वाली पोजीशन के साथ क्या लग गया, N डबल बॉन्ड N। और जो एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें जो डाई बनती है उसको हम बोलते हैं जेलो डाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जेलो डाई बोलते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन का कोई डेरिवेटिव ले लिया, उसके साथ कपलिंग करवा दी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, नीचे देखो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास फिनोल के साथ, फिनोल के साथ भी सेम टाइप की कपलिंग कर दी। ये फिनोल के साथ भी हमने सेम टाइप की क्या कर दी, कपलिंग कर दी। देखो यहाँ पे ये वाला क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बन गया। पैरा वाले की करवाई है यहाँ पे भी हमने, और जो फिनोल के साथ बनती है इसको हम बोलते हैं ऑरेंज डाई। ये फिनोल के साथ जो डाई बनती है उसको हम बोलते हैं ऑरेंज डाई। उसके बाद देखो ये कंपाउंड होता है बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल की इस वाली पोजीशन पे क्या लग जाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पे भी रेड डाई बन जाती है। जो बीटा नेप्थोल के साथ कौन सी डाई बनती है, रेड डाई बनती है। रेड रेड ऑरेंज भी बोल देते हैं, रेड डाई बोल बनती है बेसिकली। तो ये वाली रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। ये जो कपलिंग रिएक्शंस हैं आपकी NCERT बुक में भी दी हुई हैं, सारी बुक्स में मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एनिलीन के साथ तो कौन सी डाई मिलती है, एनिलीन के साथ तो बनती है जेलो डाई, पहला पॉइंट। और जो हमारे पास फिनोल है, फिनोल के साथ बनती है ऑरेंज डाई, फिनोल के साथ क्या बनती है, ऑरेंज डाई बनती है। उसके अलावा जब हम फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल क्या होता है एसिडिक, तो हम मीडियम क्या लेते हैं, अल्कलाइन मीडियम ले लेते हैं। अगर हम एनिलीन के साथ कपलिंग करवाते हैं तो एनिलीन क्या होता है बेसिक, तो यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। ये भी छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ये होती है हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस, आपकी बुक में दी हुई हैं, आप पढ़ लेना। बेसिकली हमने क्या करना होता है, पैराहाइड्रोजन हटा के N2 के साथ क्या करना होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रो कंपाउंड्स की, ये बुक्स में नहीं मिलती, बट HTET का रिकॉर्ड रहा है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो नाइट्रो कंपाउंड्स का हमने क्या करना होता है, रिडक्शन करना होता है। तो जहाँ पे जो मैं रिएजेंट आपको बताऊंगा वो आपने एज इट इज़ ध्यान रखने हैं। देखो जो थर्ड वाला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये वाला सेकंड वाला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे। ये रिएक्शन आपको बुक्स में नहीं मिलती है, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रिएक्शन है याद करने वाली, ठीक है, इतना पार्ट बता देता हूँ, रिएक्शन याद करने वाली हैं बट है ईजी है। देखो जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन हम मीथेनॉल और बेस में करवाते हैं, मीथेनॉल और
बेस में करवाते हैं तो हमारे पास एजॉक्सी बेंजीन बनता है। देखो एन डबल बॉन्ड एन को हम बोलते हैं एजो लिंकेज, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो इसको बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। बस आपने ऊपर वाला रिएजेंट याद करना है और कुछ नहीं। सेकंड वाले में देखो, आप मिथेनॉल बेस तो लिया, साथ में अगर जिंक ले लिया, साथ में जस्ट जिंक ले लिया, तो जिंक के कारण क्या होगा, जो ओ वाला पार्ट है ये हट जाएगा, तो यहाँ पे एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या ये वाला रिएजेंट, तब हमारे पास एजोबेंजीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अगर देखो हमने सॉल्वेंट मिथेनॉल की जगह वाटर ले लिया, वाटर NaOH एंड जिंक ले लिया, तब हमारे पास क्या होगा, जो एन डबल बॉन्ड एन है फर्दर रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे HH अटैच हो जाएगा। क्योंकि HH अटैच हो गया तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रा एजोबेंजीन। ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेंगी, बट आपके HTET PGT एग्जाम्स में, ठीक है, इन जनरल PGT एग्जाम्स की ये फेमस रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद देखो नाइट्रो कंपाउंड्स की अगर हम रिडक्शन करें, और ठीक है, टिन क्लोराइड HCl के साथ करवा दो, FeHCl के साथ करवा दो, ठीक है, SnHCl या H2 प्लेटिनम, रिडक्शन होकर एनिलीन बन जाता है, सिंपल है ये तो। उसके बाद ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ हमारे पास हाइड्रोक्सी अमीन बनता है, ठीक है, OH हाइड्रोक्सी अमीन, ठीक है ना। तो ये वाला याद कर लेना रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन है याद करने वाली, बट होती ईजी है। उसका अगर आयरन और H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पानी और आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन भी कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो हमारे पास एनिलीन बनता है, अगर कंसनट्रेटेड लेते हैं तो हमारे पास पैरा अमीनो फिनोल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाली कुछ रिएक्शंस थी जो आप लोग को ध्यान रखनी है नाइट्रोबेंजीन की। ये वाला पार्ट रटने वाला है नाइट्रोबेंजीन वाला, बट ईजी है। 2 स्लाइड्स में हमारा जो नाइट्रो वाला कंपाउंड है वो खत्म हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ये बुक्स में तो दी नहीं होती रिएक्शन, कहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स में दिया होता है, वहाँ से मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है कुछ इलेक्ट्रोफिलिक वाला पार्ट, जो एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। देखो इसमें हमने पढ़नी होती है ब्रोमिनेशन। अगर हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं, आपको पता है जो एनिलीन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, जिसकी वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। अब जब नाइट्रोजन क्या होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इजीली लोन पे देता है रिंग में, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस होती हैं सब पे Br लग जाता है। Br एज इलेक्ट्रोफाइल, जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होते हैं सब पे लग जाता है। अब अगर हमने करवानी हो इसकी नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में हमें अबनॉर्मल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं मैं वो समझाता हूँ थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है, देखो जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो NO2+ क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, वो एक और ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, एक और पैरा पे, और पैरा जनरली मेजर होता है बिकॉज पैरा में रिपल्शन कम होती है। बट यहाँ पे हमारे पास मेटा प्रोडक्ट भी 47% बन जाता है। इसका क्या रीज़न होता है ये हमें समझना है। देखो जब हम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ से हमें H+ मिल जाता है। तो जो एनिलीन होता है वो H+ के ऊपर अटैक करके यहाँ पे एनिलीनियम का सॉल्ट बन जाता है, एनिलीनियम का सॉल्ट बन जाता है। अब जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो मेटा प्रोडक्ट भी देते हैं, इसीलिए इस केस में हमारे पास मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। और ये रिएक्शन का आपको डाटा भी याद करना है। ठीक है, नाइट्रेशन का डाटा याद करना है। यहाँ पे जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो 51% बनता है, जो मेटा होता है वो 47%, और जो ऑर्थो होता है वो 2% बनता है। बट हम तो चाहते हैं कि सिर्फ पैरा ही बने, पैरा मेजर बने, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं। पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। कैसे करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर देते हैं। ठीक, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, हम एनहाइड्रेट लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो हमारे पास एनिलिडियम आयन बन जाता है यहाँ पे। तो एक्चुअली होता क्या मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे NH2 है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं
या तो आप करवा लो एनहाइड्राइड से या एसिड क्लोराइड से, ठीक है। तो होता क्या है, नाइट्रोजन का यहाँ से H जाएगा और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से OH, ठीक है, O को क्या मिल जाएगा H। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, इस रिंग के साथ अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से। इसको हम असाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी इतना डिटेल में टाइम नहीं है तो पूरा पढ़ाऊँ। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाती है, असाइलेशन हो जाती है। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होता है, दोनों तरफ रिएक्टिविटी करता है, इसलिए रिंग के अंदर इसकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली कम हो जाती है। अब देखो रिएक्टिविटी कम होगी तो हम क्या करते हैं, फिर नाइट्रेशन करवाते हैं, तब हमारे पास पैरा प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिन स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ रखा है उनको तो ईजिली समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट है जो हमारा, कि जो एनिलीन वाले कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को शो नहीं करते। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को शो नहीं करते बिकॉज उस केस में एनिलीनियम आयन बन जाता है जो कि स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखो मैंने सारा कुछ आपको समझाया। जो लास्ट वाला पार्ट है ये अपने आप में एक एरोमेटिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। अगर मैं इसको समझाने चलूँगा डिटेल में तो कम से कम मुझे भी 3 से 4 घंटे लगते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से निकाला है आप लोग के। पर जिन्होंने पढ़ा हुआ टॉपिक उनको डेफिनेटली ये वाला समझ आ चुका होगा। बाकी देखो मैंने सब कुछ कवर किया है, आप कोई भी बुक को उठा लेना, आपको लगेगा कि आपने सारी बुक को ही क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। आई होप आप लोग को ये सेशन क्लियर होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को इस सेशन को देखने में मज़ा आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कि तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें, ठीक है ना। वीडियोस का बनाने का पर्पज़ ही तब होता है जब हम वहाँ पे व्यूज़ आएँ, लाइक्स आएँ, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। एग्ज़ाम पास है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, केमिस्ट्री A to Z। तो वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे आपको क्या मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो बस पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करते रहिए, ठीक है। आपकी स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली 8 से 9 घंटे अपने स्टडीज़ पे ज़रूर टाइम लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।